आगे देखते हैं निषेचनोत्तर परिवर्तन। निषेचनोत्तर परिवर्तन जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मतलब क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के साथ साथ और निषेचन की क्रिया के बाद कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसको देखते हैं। तो पुष्प के कौन कौन से भागों में कौन कौन से परिवर्तन एनालिसिस किए गए हैं देखने को मिलते हैं, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, पहला है द्विगुणित जाइगोट भ्रूण जो होता है, एम्ब्रायो जो होता है उसका निर्माण करता है। एम्ब्रायो का क्या होना चाहिए आपका, जब निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, संलयन की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण करता है। जो जाइगोट होता है वो भ्रूण का निर्माण करता है, जो क्या होता है 2n रखता है। ठीक है, जो बीज में अत्यंत सूक्ष्म रूप से मौजूद होता है, बहुत छोटी सी आकार के रूप में वो क्या होता है, मौजूद होता है। किसमें, बीज में। भ्रूण जो होता है वो प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बना होता है। जब हम लोग आगे बीज की संरचना पढ़ेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, उसमें 3 लेयर होते हैं। बीज में क्या होता है, प्रांकुर होता है, फिर मूलांकुर होता है। मूलांकुर कहाँ से होता है, जो जिससे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। और प्रांकुर जो होता है मिड स्टेट होता है, जहाँ से फिर से उसकी जीवन आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर बीज पत्र क्या होते हैं, साइटो, ये जो होता है वो बीज पत्र, वो बीज को आच्छादित किया रहता है, आवरण से ढका रहता है। क्लियर। दूसरा है त्रिक संलयन से बना जो प्राथमिक भ्रूण पोष होता है। भ्रूण पोष मतलब क्या होगा, अगर ये भ्रूण है ना, तो भ्रूण के क्या बोलते हैं, चारों तरफ जो एंडोस्पर्म बोलते हैं जिसको, भ्रूण पोष मतलब उसको रक्षा करने वाला एक आवरण होता है। उसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर भ्रूण पोष बनाता है, या विकसित होते हुए भ्रूण को खाद्य प्रदान प्राप्त करता है। ये जो होता है वो क्या होगा, अंदर में स्थित भ्रूण को खाद्य प्रदान मौजूद करता है, अवेलेबल कराता है। ठीक है, इसको ये कौन से क्रिया में होती है, त्रिक संलयन की क्रिया में होती है। फिर दूसरा है ये द्विनिषेचन के बाद जो त्रिक संलयन हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसमें बताया गया है कि त्रिक संलयन में जो निषेचन की क्रिया होती है उससे जो भ्रूण का निर्माण होता है, उसमें जो भ्रूण पोष होता है, एंडोस्पर्म जो होता है, वो क्या करता है, विकसित होता है। और क्या करता है, उसका केंद्रक जो होता है वो विभाजित होता है, फिर विकसित करता है, और उसके बाद क्या करता है, एक खाद्य पदार्थ बनाता है जिसको किसको, भ्रूण को प्रदान करता है। फिर तीसरा बोल रहा है कि भ्रूण के पूर्ण विकसित होने तक, जब भ्रूण जो होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, तब क्या होता है, बीजांड का पूर्णतः खत्म हो जाता है। जो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूसेलस जो होता है वो क्या होता है, पूरा खत्म हो जाता है। जब भ्रूण जो होता है वो पूर्ण मैच्योर हो जाता है, पूर्णतः मैच्योर हो जाता है ना, उसके आगे वो विकसित नहीं होता है, पूर्णतः खत्म हो जाता है। किंतु कुछ पौधों में जैसे पान आदि में, या भ्रूण के निर्माण के बाद भी जब भ्रूण का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, तब भी ये क्या करता है, न्यूट्रिटिव होता है, मतलब खाद्य प्रदायी पोषक तत्व प्रदान करने का उत्तक जो होता है उसमें विद्यमान होता है। इसे क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म या परिभ्रूण पोष कहते हैं। क्लियर। चौथा बोल रहा है कि बाहरी अध्यावरण जो होता है, मतलब आउटर इंटीग्यूमेंट जो होता है, वो क्या होता है, बीज कवच या बीज कवच जो होता है, बीज कवच मतलब जो बीज के बाहर में एक लेयर होता है सुरक्षा का, उसको क्या बोलते हैं, बीजावरण। और आंतरिक अध्यावरण, आंतरिक स्तर या टेगमेन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक स्तर बोलते हैं। बीज बाहर जो बाहरी अध्यावरण होता है उसको क्या बोलते हैं, बीज कवच या बीजावरण, टेस्टा बोलते हैं जिसको। और आंतरिक स्तर होता है या आंतरिक अध्यावरण होता है जो अंदर में स्थित होता है, उसको बोलते हैं टेगमेन। ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, बीज चोल बनाते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज बनाता है। निषेचन की क्रिया हो जाती है, उसके बाद जो बीजांड होता है, हम लोगों ने बीजांड की संरचना पढ़ी थी, वो क्या होता है, वो बीजांड बीज का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। 6 नंबर बोल रहा है कि निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, ओविरी जो होता है, वो फल में रूपांतरित हो जाता है। बीज फल में रूपांतरित हो जाता है। फल की दीवार जो होती है वो फल की जो दीवार होती है ना, फल भित्ति कहलाती है, मतलब पेरिकैप कहलाती है। ये अगर ये ऐसा बीजांड है, वो क्या होता है, ये फल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और फल की जो दीवार होती है, मतलब ये जहाँ से सटी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, फल भित्ति कहते हैं। वर्तिका जो होती है वो गिर जाती है और फल पर अपना चिन्ह छोड़ देती है। हम लोगों ने फल देखा हुआ है ऐसा, जैसे अगर हम लोग अनार को देखेंगे तो ऊपर में ऐसा मुड़ा हुआ भाग दिखाई देता है, उसके ऊपर जो होता है वो वर्तिका होता है। जब क्या बोलते हैं, जब वो अनार का फल क्या होता है, पूर्णतः मैच्योर होता है, तो वो झड़ जाता है, और उसके ऊपर जो ऐसा मुड़ा हुआ भाग होता है वो रह जाता है। तो इसी को बोल रहा है कि जब फल मैच्योर हो जाता है, तब वर्तिका गिर जाती है और फल पर अपना चिन्ह छोड़ देती है। अब देखते हैं भ्रूण पोष एवं उसका परिवर्धन।
निषेचन की प्रक्रिया में पराग नलिका में उपस्थित, पराग नलिका क्या होती है, जहाँ पे हम लोग का परागकण होता है वो नलिका में ट्यूब में उपस्थित होता है, पोलन ट्यूब बोलते हैं जिसको, है ना, उपस्थित होता है। दोनों पर नर युग्मक होते हैं। तो भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, विसर्जित हो जाता है। भ्रूणपोष मतलब क्या होता है, जो अंडाशय में स्थित होता है वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। कौन, मेल गैमेट। इसमें क्या होता है, एक नर युग्मक जो होता है वो अंडाशय के अंड के साथ मिलकर संयुजन करके 2n, ये क्या होता है, एक मेल गैमेट एन होता है, एक मेल गैमेट एन होता है, और ये जो अंड कोशिका होती है ये एन होती है, ठीक है। तो ये जब ये दोनों क्या होते हैं, जब गिरते हैं भ्रूणपोष के अंदर, तो एक जो एन होता है वो दूसरे अंड के एन से मिलकर 2n क्या बनाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और जबकि द्वितीय जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक, जो सेकेंडरी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे सेकेंडरी होता है, ये 3 होता है, यहाँ पे एक होता है, मेन होता है, ये अंड होता है, ठीक है, ये एग होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो जो सेकेंडरी केंद्रक के साथ क्या करता है, पहले ही द्विगुणित हो जाता है और संयुजन कर लेता है, मतलब संलयन कर लेता है, ठीक है। और क्या करता है, ट्रिप्लॉइड संरचना बना लेता है। इसी त्रिगुणित संरचना से भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना होती है क्योंकि यह विकास करते हुए भ्रूण के पोषण का मुख्य होता है। उपरोक्त प्रक्रिया में लगभग सभी आवृत्त बीजियों में पाई जाती है, मतलब जितने बीज को ढके हुए आवरण वाले पौधे होते हैं उनमें ये सभी पाई जाती है। परंतु ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमोनेसी एवं ट्रेपेसी जो आदि कुल होते हैं ना, इन तीनों के आदि 1-2 और कुल होते हैं, उनमें वो सब अपवाद है, उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, भ्रूणपोष के हमको पता है कि 3 प्रकार होते हैं। पहला है कि आवृत्त बीजियों में जो विकास होता है या उत्पत्ति होता है उसके आधार पर, फिर दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, फिर थर्ड जो होता है वो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है, ठीक है। अब उसका हम लोग अध्ययन करते हैं कि आवृत्त बीजियों में विकास भ्रूणपोष का या उत्पत्ति के आधार पर जो भ्रूणपोष होता है वो कैसे होता है। तो जो पहला होता है वो होता है नाभिकीय भ्रूणपोष। पहला प्रकार है भ्रूणपोष का, वो क्या है, नाभिकीय भ्रूणपोष। ये किसके आधार पर किया गया, इसका डिवीजन किसके आधार पर किया गया, आवृत्त बीजियों में, मतलब जो पौधे होते हैं उनमें वृद्धि और विकास जो होता है या फिर उनकी उत्पत्ति जिससे हुई होती है उसके आधार पर क्या किया गया, भ्रूणपोष का विभाजन किया गया कि 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। पहला है नाभिकीय भ्रूणपोष। नाभिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण के समय में प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से बार बार विभाजित होते हैं, मतलब समसूत्रीय विभाजन होता है उसमें, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर विभाजन होता है, मतलब अपने हिसाब से, स्वयं के हिसाब से वो बार बार विभाजित होते रहते हैं और बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। फिर केंद्रकों की जो भित्ति होती है उसमें निर्माण नहीं होता है, मतलब ये बार बार जब इसका डिवीज़न होता है, तो जब केंद्रक बार बार डिवाइड होते रहते हैं तो क्या होता है कि इसमें बहुत से केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, लेकिन जो केंद्रक की भित्ति होती है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। कुछ समय के पश्चात भ्रूणपोष के मध्य भाग में, मतलब जो भ्रूणपोष है उसके मध्य भाग में जो वैक्यूल होती है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है, तथा ये सभी केंद्रक भ्रूणपोष के परिधीय भाग में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। चैलेंजल क्षेत्र में केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। नाभिकीय भ्रूणपोष मतलब क्या होता है, पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। एक सेल है, ठीक है, भ्रूणपोष है, उसमें एक केंद्रक होता है जो बार बार विभाजित होकर बहुत सारा केंद्रक का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर, बहुत सारे केंद्रकों का फॉर्मेशन कर लिया, उसके बाद क्या करता है वो, लेकिन इन जो केंद्रक होते हैं इनमें क्या होता है, केंद्रक भित्ति जो होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। और नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, ये जो होते हैं इसके चैलेंजा की जो साइड भाग में, परिधीय भाग में जो होता है, पेरिफेरल रीजन में चले जाते हैं और मिड भाग को रिक्त कर देते हैं, है ना। मिड भाग को रिक्त कर दिए तो ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गया, वैक्यूम हो गया, रिक्तिका बोलते हैं जिसको, वैक्यूल या रिक्तिका बोलते हैं। ये हो गया नाभिकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में समय जो प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक होता है ना, मतलब ये अगर भ्रूणपोष है, अगर इसका ये केंद्रक है तो ये क्या करता है, प्रत्येक विभाजन के साथ भित्ति का भी निर्माण करता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक विभाजन करेगा उसमें क्या करेगा, भित्ति का निर्माण करता है।
भित्ति का भी निर्माण कर लिया। उसके बाद क्या करता है, जिसके कारण भ्रूणपोष बहुत कोशिकीय हो जाता है, मतलब ये कोशिका जो अलग अलग फिर भी केंद्रक जो होता है वो अलग अलग कोशिका के रूप में विभक्त होने लगता है। ठीक है, यह भ्रूणपोष प्रायः क्या होता है, गैमोपेटेली होता है। इसमें गैमोपेटेली के सदस्य में पाया जाता है। जो गैमोपेटेली जो आपका क्या बोलना चाहिए, गैमोपेटेली आपका जो कुल होगा उसमें उस पादप में पाया जाता है। उदाहरण है ड्राइमीस, एडोकेशा, इम्फेंसियसिस, वर्सिलेरा, धतुरा, अमरबेल, पिटूनिया आदि। फिर तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष में क्या होता है कि यह स्वतंत्र नाभिकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोष का मध्यवर्ती प्रकार होता है। मतलब क्या हो गया, पहला जो था उसमें केंद्रक बार बार विभाजित होता है लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं कर पाता है और साइड में परिधीय भाग में जाकर एकत्रित हो जाता है, बीच को रिक्तिका कर देता है। जो सेकंड होता है उसमें क्या होता है कि केंद्रक भित्ति का भी निर्माण होता है, लेकिन इस भ्रूणपोष को हेलोबियल अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों के मीड का होता है, क्योंकि यह एक बीजपत्री वर्ग हेलोबियल्स के सदस्यों में पाया जाता है। ये उन पादपों में पाया जाता है जो एक बीजपत्रीय पौधों में हेलोबियल जो होते हैं ना उनके सदस्यों में पाया जाता है। इसके परिवर्धन के समय जो होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक मध्य जो केंद्रक होते हैं वो बार बार विभाजित तो होते हैं लेकिन एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण होता है। मतलब वो पूर्ण भित्ति नहीं होता, अनुप्रस्थ भित्ति होता है, पतली झिल्ली होती है। ठीक है, उसका निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष में दो कोष्ठकों बीजांडद्वारी कोष्ठ और निभागी कोष्ठ में बढ़ जाता है। भ्रूणपोष जो होता है ना वो दो भागों में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, ऐसे। एक भाग जो होता है वो क्या होता है, बीजांडद्वारी भाग, और दूसरा होता है निभागी भाग। क्लियर, समझ में आया आपको। अब बात करते हैं एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय भ्रूण में अंतर की। एक बीजपत्रीय भ्रूण क्या होता है, इसमें बीज जो होते हैं वो निलंबक एक कोशिकीय होता है, मतलब जो भ्रूण होता है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। द्विबीजपत्रीय भ्रूण जो होता है वो निलंबक बहुकोशिकीय वाला होता है। ठीक है, मतलब उत्तक बोल सकते हैं इसको एक भाषा में, अपने भाषा में। ठीक, फिर दूसरा बोल रहा है कि ऐसे भ्रूण में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्र मतलब होता है बीज पत्र जो हम देखेंगे अभी बीज के उसमें, तो इसमें एक बीज पत्र होता है। ऐसे भ्रूण में दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इसमें एक बीजपत्रीय भ्रूण में प्रांकुर पार्श्व होता है, मतलब जो प्रांकुर होगा ना वो पार्श्व होगा। द्विबीजपत्रीय भ्रूण में प्रांकुर दोनों बीज पत्रों के मध्य भाग में पाया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं आगे बीजों का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो बीज एक परिपक्व बीजांड होता है, मतलब जब बीजांड जो होता है वो पूरा मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, जिसमें भ्रूण भोजन संग्रहण करके बीज पत्र भ्रूणपोष को तथा सुरक्षात्मक बीज चोल पाया जाता है। जो बीज होता है ना उसमें क्या क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है, बीजांड परिपक्व हो जाया रहता है, और क्या कहता है वो भोजक संग्राहक बीज पत्र भी प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ भ्रूणपोष और सुरक्षात्मक बीज चोल पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है कि सीड को कोई नुकसान ना हो, सीड अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजांड में क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप बीज बनता है। जब निषेचन की क्रिया हो जाती है ना तो उसके बाद क्या होता है, परिवर्तन प्रारंभ होता है किसमें, बीजांड में, और क्या होता है उसके बाद उसके फलस्वरूप क्या बनता है, उसका रिजल्ट जो होता है बीज के रूप में होता है। निषेचित अंड कोशिका या जायगोट से भ्रूण बनता है। निषेचित अंड कोशिका क्या होता है, जो अंड कोशिका में आकर परागकण मिल जाए रहते हैं और दोनों में संलयन हो जा रहता है, उससे बच्चा जायगोट का बनता है। जायगोट बनने के बाद भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूणपोष नाभिकीय या द्वितीय नाभिकीय में विकसित होकर भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष हम लोग तीन प्रकार पढ़े, नाभिकीय, दूसरा हो गया आपका भ्रूणपोष और तीसरा हो गया आपका हेलोबियल। तो जो तीन प्रकार के होते हैं उसमें क्या होता है, नाभिक विकसित होकर क्या करता है उसका, हमको पता है कि इन तीनों प्रकार से हमको पता चला कि नाभिक में ही विकसित होने के कारण भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों अध्यावरणों से बीज कवच या बीज चोल बनते हैं। जो बीजांड होता है, बीजांड ऐसा बीजांड होता है, इसमें ऐसे दो टाइप के अध्यावरण होते हैं, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। उन दोनों से क्या होता है, उन दोनों से ही बीज कवच या बीज चोल बनता है, मतलब सीड कोड बनता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि बीज सभी आवृत्त बीजियों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब जितने भी आवृत्त बीज पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, बीज मौजूद होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं, और उनका क्या होता है, जिससे उसकी अगली पीढ़ी में पौधों का विकास हो सके। क्यों, क्योंकि बीजों के माध्यम से ही नए पौधों का विकास होता है। बीज मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत होता है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत सारी चीज़ों का बीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि इसके लिए चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, जितने भी अनाज है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसी न किसी पादप के बीज होती है, जिसका उपयोग हम लोग अपने खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। क्लियर। संरचना, परिपक्व, अब देखते हैं संरचना, बीजों की संरचना कैसी होती है। परिपक्व बीज जो होते हैं फलों के अंदर स्थित होते हैं। महत्वपूर्ण, आप सेब के हो गए, आम के हो गए, ये सारे देख फलों में क्या होता है, जो बीज होता है वो फलों के मध्य में होता है। पौधों के संक्षिप्त रूप में उनका विकास संपूर्ण बीजांड से होता है। जब जो फल होते हैं वो छोटे होते हैं तब क्या होता है, या फिर जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका विकास कहाँ से होता है, बीजांड से होता है। जब बीजांड क्या होता है, ये जो बीजांड होता है वो आगे चलकर क्या बनाता है, सीड कोड बनाता है और सीड बनाता है। तो जो सीड होता है वो क्या करता है, नया पादप के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो बाह्य अध्यावरण बीज का बाह्य बीज आवरण या टेस्टा बनाता है। मतलब ये जो बाह्य आवरण होता है ना, बाह्य आवरण, वो बीज का बाह्य आवरण बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। फिर आंतरिक स्तर जो होता है वो आंतरिक स्तर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, टैगमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, बाह्य बीज आवरण टेस्टा और आंतरिक स्तर जो होता है वो टैगमेन होता है। ठीक, कभी कभी बीज चोल के ये दोनों आवरण आपस में इतने जुड़े हुए होते हैं या समेकित बोलते हैं कि इसको पृथक पृथक पहचान पाना संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग इसको दूर दूर रखें तो दिख रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन अगर हम लोग इसको इतना पास कर दें तो इसको आप दोनों को अलग अलग पहचान पाना क्या पॉसिबल है, नहीं। अगर इस टाइप का होता है तो पहचान पाना पॉसिबल है, इस टाइप का होगा तो पहचान पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही बोल रहा है कि कभी कभी जो बीज चोल होते हैं ये आपस में इतने समेकित हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि दोनों को अलग अलग पहचान करना पॉसिबल नहीं होता है। बीज चोल के अंदर स्थित बीज का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, गिरी कहलाता है, कैरिनल कहलाता है। हम लोग नारियल में देखें कि जो बीज में वाइट वाला सफ़ेद वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, गिरी बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोल रहा है कि जितने भी जो भाग होता है बीज चोल के अंदर में उसको क्या बोलते हैं, गिरी कहते हैं। इसी के अंदर भ्रूण क्या होता है, स्थित होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर हम लोग बीजों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला एक बीजपत्रीय पादप, एक बीजपत्रीय बीज, और दूसरा होता है द्विबीजपत्रीय बीज। नाम से ही स्पष्ट है कि एक बीजपत्रीय बीज में क्या होगा, एक बीजपत्र उपस्थित होता है, और द्विबीजपत्रीय बीज में क्या होता है, दो बीज उपस्थित होता है। तो एक बीजपत्रीय जो बीज होता है इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण इन बीजों की जो भ्रूणपोषी होती है, मतलब एंडो भ्रूणपोष होता है, उसके बाहर जो आवरण होता है उसको भ्रूणपोषी बोलते हैं, उसको भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण मक्का, धान, जौ, गेहूं एक बीजपत्र होता है, एक ही फल हो सकता है। ठीक है, फिर द्विबीजपत्री जो होता है, इन बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, नाम से स्पष्ट है द्विबीजपत्री। वैसे ही क्या होता है, इन बीजों में भ्रूणों के लिए पोषण, इन्हीं बीजपत्रों में भोजन संचित रहता है। इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्रीय पौधों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। जैसे क्या होता है, चना, मटर, सेब, मूंगफली के बीज। परंतु कुछ द्विबीजपत्रीय बीजों में क्या होता है, अपवाद स्वरूप भ्रूणपोष पाया जाता है, जैसे कि अरंडी या अरंड का बीज। क्लियर। तीसरा प्रकार बोलता है कि एल्ब्यूमिनस बीज होता है। ठीक है, हम लोग एक बीजपत्री हो गया, फिर दो बीजपत्री। अब तीसरा प्रकार भी हो सकता है कि एल्ब्यूमिनस बीज होता है। इसके अनुसार क्या होता है, इनमें जो भ्रूणपोष पाया जाता है वो क्या होता है, बीजपत्र अत्यंत छोटा, भ्रूणपोष भी पाया जाता है, और जो बीजपत्र होता है वो पतला होता है, छोटा होता है। भ्रूणपोष में विकसित होते हुए भ्रूण को भोजन उपलब्ध कराता है, भ्रूणपोष के पास उपस्थित होता है और भ्रूणपोष को भोजन अवेलेबल कराता है। कौन, जो बीजपत्र होता है वो, किसमें, एल्ब्यूमिनस बीज में। क्लियर हो गया आपको। उदाहरण के लिए देखते हैं मक्का, धान आदि। अब देखते हैं कि अभ्रूणपोषी बीज, इसको क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बीज को। इन बीजों में भ्रूणपोष जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, किसके जैसा, द्विबीजपत्री पौधों के जैसा। क्योंकि भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही जब भ्रूण का विकास होता रहता है, तो जब उसका प्राइमरी स्टेज होता है, प्रारंभिक अवस्था होता है, तब इसका उपयोग किसके लिए कर लिया जाता है, खाने के लिए कर लिया जाता है। इनमें पूर्ण विकसित रूप से छोटे एवं बड़े बीज पत्र पाए जाते हैं। इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, प्रारंभिक स्टेज में इसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन क्या होते हैं, इसमें दो टाइप के, छोटे और बड़े टाइप के पूर्ण विकसित जो होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं पूर्ण विकसित और बड़े भी पूर्ण विकसित बीज पत्र पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, चना का बीज, और क्या बोल सकते हैं, मटर का बीज। क्लियर। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बीजों की संरचना कैसी होती है। ठीक है, चने का बीज, अगर
चने के बीज का बात करें तो यह भूरे या सफ़ेद गुलाबी रंग का द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अभ्रूणपोषी में क्या होता है कि इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, लेकिन जो बीज पत्र होता है वो छोटे या बड़े रूप में पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, इसके चारों तरफ बीज चोल या बीजावरण पाया जाता है। बीज चोल मतलब इसमें अध्यावरण एक लेयर पाया जाता है। जो भीगे बीज के छिलके को हटाकर देखने पर यह बीज चोल दो स्तरीय को, अगर हम लोग चने को भिगा देते हैं हम लोग, नॉर्मली आप लोग चने का जब यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए तो आप सब देखना कि चने को भिगा लेना और चने को भिगाने के बाद उसको निकालना, फिर उसको निकालने के बाद उसको निकालना, पूर्ण रूप से भीगा हुआ होगा उसको खींचना तो वो क्या होता है छिलके के रूप में निकलता है। ठीक है, तो यह बीज चोल दो स्तरों का बिना दिखाई देता है। बाहरी जो होता है वो मोटे भूरे रंग का आवरण को होता है, उसको बाह्य आवरण बोलते हैं। जो आंतरिक होता है चने के बीज का सिरा होता है वो नुकीला होता है। नुकीले सिरे पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसके द्वारा एक बीज क्या होता है पत्र निकला होता है। ठीक है, फिर तंतु द्वारा फल से जुड़ा होता है, इस गड्ढे को नाभिका कहते हैं। फिर क्या होता है कि एक उसको निकालते हैं, फिर सफ़ेद वाला भाग दिखाई देता है उसको आंतरिक लेयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फिर उसको दोनों को हटाएंगे तो उन दोनों से तंतु से जो फल से जुड़ा होता है वो गड्ढा होता है ना, हम लोग जो बीच में नुकीला भाग होता है उसको हटा देते हैं, गड्ढा होता है। गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, गड्ढे को नाभिका बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। तो नाभिका के में एक बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको बीजांड द्वार कहते हैं। नाभिका के ऊपर बीज चोल पर एक पतली धारी पाई जाता है जिसे संधि रेखा या रेफी कहते हैं। यह रेखा जो होता है बीज को दो भागों में बांटती है। बीज चोल के हटाने पर बीज में जो भाग दिखाई देता है उसके क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसके भ्रूण में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला होता है बीज पत्र। बीजों को खोलने के बाद दो मोटी चपटी रेखाएं दिखाई देती है जिन्हें बीज पत्र कहते हैं। चने में कौन कौन सा रचना दिखाई देता है, पहला होता है पूर्ण बीज दिखाई देता है, एक तो पूर्ण बीज दिखाई देता है। ठीक है, वो ऐसा निकला हुआ होता है। फिर बीज चोल निकालने के बाद जो होता है वो व्हाइट कलर का जो होता है वो गिरी दिखाई देता है। उसके बाद क्या दिखाई देता है, दो पूर्ण विच्छेदित किया हुआ दिखाई देता है, फिर एक भाग दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अक्ष होता है। दोनों बीज पत्रों के बीच में एक छोटी सी संरचना होती है। देखो अगर ये चने का देखेंगे तो ये सीड कोट होता है, ये नलिका होती है ना, ये गड्ढा होता है, ये नलिका होती है, इसके बीच में रेफी होता है। ये हो गया हीलियम, ये जो ऊपर वाला भाग होता है हीलियम होता है और नुकीला भाग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर। अब देखते हैं एक्सिस। एक्सिस किसको बोलते हैं, जो बीज पत्र के बीच में छोटी सी संरचना होती है उसको, उस दोनों के बीज पत्र जुड़े हुए होते हैं। वास्तव में देखें तो दोनों बीज पत्र क्या होता है, रूपांतरित पत्तियां होती है। ठीक है, दोनों जो अक्ष होते हैं वो पौधे का मुख्य भाग होता है, मतलब यहाँ से मुख्य भाग निकलेगा। फिर वो जो होता है बीज पत्रों को बीच में दबा हो, प्रांकुर कहलाता है। ठीक है, यह अंकुरण के बाद पौधे के प्ररोह का निर्माण करता है। ये क्या होता है, यहाँ पे प्रांकुर होता है, ये जो होता है पौधे का अंकुरण का मतलब प्रांकुर कहलाता है। अंकुरण के बाद जब अंकुरण हो जाता है ना हम लोग, उसके बाद जो भाग निकलता है पौधे का, जहाँ से जिस स्थान से भाग निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। अग्रभाग होता है, ये अग्रभाग होता है। अग्र का दूसरा सिरा जो होता है बीज के बाहर स्थित होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, जो जड़ बनाता है, ये क्या बनाता है, ये जड़ बनाता है। ये जो होता है प्रांकुर जो होता है, ये मूलांकुर होता है, ये जड़ बनाता है, जड़ का निर्माण करता है। और ये क्या बोलते हैं, पौधे का निर्माण करता है। क्लियर। प्रांकुर जो होता है उसके ठीक नीचे भाग में बीज पत्री इपिकोटाइल कहलाता है। अक्ष का वह भाग जो दो बीज पत्रियों के ठीक नीचे या मूलांकर के ठीक ऊपर होता है वो हाइपोटाइल। ये जो होता है ना प्रांकुर के नीचे और मूलांकुर के ऊपर दोनों के बीच में जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल कहते हैं या फिर अक्ष भी कहते हैं। अब देखते हैं एक बीज पत्री बीज क्या होता है। भ्रूणीय अक्ष पर पार्श्व भाग में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। इनमें भोज्य पदार्थ भ्रूण पोष में संग्रहित होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, एंडोस्पर्म का बाहरी स्तर प्रोटीन से भरपूर होता है जिसे एल्यूरॉन स्तर कहते हैं। मूलांकुर एवं प्रांकुर के शीर्ष पर क्या होता है, क्रमशः कोइलोराइजा होता है एवं कोइलोटाइल होता आवरण उपस्थित होता है। भ्रूण बीज के एक ओर स्थित होता है। जो बीज होता है ना उसमें जो भ्रूण होता है वो एक ओर ही स्थित होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री बीज जो होता है वो क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष पर एक स्थान से जुड़ा हुआ होता है जिसमें दो बीज पत्र उपस्थित होते हैं। इनमें बीज पत्र अथवा भ्रूण पोष में संग्रहित रहता है। एल्यूरॉन स्तर अनुपस्थित होता है। जैसे एक बीजपत्री पौधे में क्या होता है, एल्यूरॉन पाया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधे में एल्यूरॉन अनुपस्थित होता है। कोइलोराइजा एवं कोइलोप्टाइल भी अनुपस्थित होता है जो एक बीजपत्री में उपस्थित होता है, एक बीजपत्री बीज में उपस्थित होता है। भ्रूण या तो बीज के मध्य भाग पर होगा या फिर बीज के संपूर्ण आंतरिक भाग में उपस्थित होता है। जैसे कि ये बीज है ना उसके संपूर्ण आंतरिक भाग में उपस्थित होगा या फिर मध्य भाग में उपस्थित होगा। लेकिन यहाँ पे एक बीजपत्री में क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक और स्थित होता है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा
या तो यहाँ यहाँ कहीं होगा, ठीक है। एक और स्थित होता है, लेकिन द्विबीजपत्री में क्या होता है, या तो संपूर्ण भाग में घेरे होता है बाह्य आवरण को छोड़कर,